Hello everyone, welcome to our academy. So today we are going to take the coverage of July 2023 most important news coverage जो एक पार्ट टू है हमारा और जिसमें हमने पार्ट वन में ऑलरेडी 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक के सभी न्यूज़ कवर किए हैं जिसमें एनवायरनमेंट जोग्राफी एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट द हिंदू की न्यूज़ है या पीआईबी की न्यूज़ है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसको आप प्लेलिस्ट में जाके पार्ट वन को एक्सेस कर सकते हो। आज होगा इसका पार्ट टू और इसके अलावा आप इसके नोट्स एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम सुमित सर नोट्स टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे फाइल सेक्शन में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की न्यूज़ेस आप देख सकते हो कि कौन सी न्यूज़ आज की इंपॉर्टेंट है, जैसे हुलॉक गिबन है, ग्लोबल साउथ क्या है, चाइना का एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन गैलियम एंड जर्मेनियम, तो मिनरल बेस पे जोग्राफी का भी क्वेश्चन पॉसिबल है। फिर पॉवर्टी इंडेक्स हो गए, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल इंटरनेशनल लेवल का हो या नेशनल लेवल का, नीति आयोग ने जो निकाला है वो आज हम डिस्कस करेंगे। फिर चीता के बारे में भी कुछ फिर से न्यूज़ है तो वो हम देखेंगे। नोमैडिक एलिफेंट 23 जो एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली उसकी न्यूज़ हो, या लंबिनी आर्ट समर्थ स्कीम टेक्सटाइल रिलेटेड क्या है, ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो हम देखेंगे। देन आफ्टर दैट सियाचिन ग्लेशियर भी कुछ रिसेंटली न्यूज़ में था। एंड जो रिसेंटली एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है नॉर्थ इंडिया में, तो वो क्यों हुआ है, क्या हुआ है ना, वो नॉर्मल एक हम रैपिड डिस्कशन इसमें देखेंगे। इवन द वेस्टर्न घाट में जो फॉरेस्ट कवर है वो डिक्लाइन हुआ है कुछ परसेंट से, वो हम देखेंगे। इवन कास्ट प्लाटू में भी क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं देखने को मिला है। उसके बाद अर्बन हीट आइलैंड तो सभी ने सुना था, बट हम आज एक कंसेप्ट देखने वाले, अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज या अंडरग्राउंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, वो भी आज हम देखेंगे। पार्टिकुलेट मैटर एयर पोल्यूशन सभी जानते हैं, बट अब इसमें अपार्ट फ्रॉम द कोल इंडस्ट्री कुछ टायर पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो चुका है, वो हम देखेंगे। उसके बाद कुछ वेस्टर्न घाट में एक पक्का सुरन मलाई नाम से रेंज है, वो न्यूज़ में थी, वो कहाँ है क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। फिर ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव का रिन्यूअल के बारे में रशिया ने क्या अपोज किया है। आफ्टर दैट खरीफ क्रॉप को इस बार बहुत बड़ा लॉस देखा जा रहा है, तो वो क्या होगा, खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। एंड मुखुर्ती नेशनल पार्क एक लास्ट हम वन ऑफ द डिस्कशन रखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। सो इंडियाज ओनली एप स्पीसीज, आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में मिलती है हुलॉक गिबन, जो आसाम में मिलते हैं ज़्यादातर, और बाकी नॉर्थ ईस्ट के अदर स्टेट्स में थोड़े बहुत नंबर्स इनके दिखता है। तो रिसेंटली एक मीटिंग हुआ था, ग्लोबल गिबन नेटवर्क नाम से एक रिसेंटली मीटिंग हुआ था चाइना में। हाइकऊ नाम से एक हाइनान प्रोविंस आता है जो साउथ चाइना सी की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो गल्फ ऑफ टोनकिन के पास एक रीजन है साउथ चाइना सी में, थाईलैंड के ईस्ट में। तो यहाँ पे ये मीटिंग हुआ था और यहाँ पे कुछ कंसर्न्स बताए गए थे कि इनके नंबर्स हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, या फिर इनके रिलेटेड कंजर्वेशन अदर प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं, उसके रिलेटेड ये क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस की गई थी। तो हुलॉक गिबन, वैसे तो अलग अलग टाइप के हुलॉक गिबन्स पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं मिलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया के पार्ट में ज़्यादातर देखे जाता है। जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, सदर्न चाइना है। अराउंड वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो काफ़ी 10,000 से ज़्यादा नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, बट इंडिया में जो मिलते हैं वो दो ही स्पीसीज है गिबन के, वो है वेस्टर्न हुलॉक गिबन एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन, जिसमें से वेस्टर्न जो है वो एंडेंजर्ड है और ईस्टर्न जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। उसके बाद बाकी नॉर्थ ईस्ट में, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और कौन से स्पीसीज एंडेमिक है या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, जैसे मैंने एक तो बता दिया कि हुलॉक गिबन, राइट। तो उसके अलावा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलने वाले कौन से स्पीसीज है वो सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है ना, बिल्कुल सभी को बताना है, मस्ट कमेंट कि यहाँ पे कौन से स्पीसीज है, उतनी ही आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट है, देखो, चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन गैलियम एंड जर्मेनियम। जैसे इस बार आपने देखा था कि यूपीएससी में कोबाल्ट पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, इसके पहले भी कुछ लिथियम के रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। तो आजकल जो मिनरल्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं यूपीएससी में, तो इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड का भी पता होना चाहिए मिनरल्स का। So China has recently announced that it will impose the export control on gallium and germanium, which are essential for the semiconductors manufacturing. मतलब जो हमारी
डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाईज होते हैं, एंड इवन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि जितने ई व्हीकल्स हो गए उसमें भी ये वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा। तो उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने एक्सपोर्ट पे इम्पोज लगाया है, एंड द एक्शन इज सीन एज रिस्पॉन्स टू एक्सपोर्ट कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड बाय यूएस, जापान एंड नेदरलैंड, हुज एक्सप्रेस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न एंड एक्यूजेस चाइना ऑफ मिलिट्री यूज, ह्यूमन राइट वायलेशन एक्सेट्रा। तो इन्होंने, चाइना ने डिनाई किया है कि दिस एलिगेशन एजर्शन इज इट्स एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एम टू सेफगार्ड ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड सप्लाई चेन स्टेबिलिटी विदाउट सिंगलिंग आउट एनी कंट्री। तो ये कुछ चाइना की तरफ से रिप्लाई था। तो हो सके तो इसका आईआर के रिस्पेक्टिव से कुछ अदर एस्पेक्ट चेक कर लेना। अब थोड़ा सा हम जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव मिनरल बेस पे जाता है कि ये क्या है गैलियम। सो इट इज अ सॉफ्ट सिल्वर वाइट मेटल दैट इज liquid near room temperature, and it is not found as a free element. It is only present in small quantity in some of the countries only. Gallium is used to make gallium arsenide, which is core substance of semiconductors में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये एलईडी के डिफरेंट डिस्प्लेज वगैरह होते हैं, टीवी के इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है, सेमीकंडक्टर वेफर्स होता है, या मोबाइल में भी कुछ सेमीकंडक्टर्स होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, तो यहाँ पे इनका यूज होता है गैलियम का। इट इज ऑल्सो फाइंड एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिव जो इंडस्ट्रीज है, जैसे मैंने कहा ई व्हीकल्स वगैरह होता है, लाइटनिंग इंडस्ट्री होगी, या फिर स्पेस डिफेंस सिस्टम्स होता है, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो ये चाइना में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में मिलते हैं इनके रिसोर्सेस। दूसरा आता है जर्मेनियम, जो कि एक थोड़ा हार्ड है, लस्ट्रस एंड हार्ड आता है, सिल्वरी वाइट सेमीकंडक्टर मेटल with a crystal structure similar to diamond, okay, similar to diamond, and it is used for the various electronic optical application, fiber optic cables में इनका यूज किया जाता है, इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइस में यूज किया जाता है, एंड इवन सोलर सेल्स में भी इनका यूज किया जाता है, दैट इज जर्मेनियम। ओके, सो इट इज अ गैलियम एंड जर्मेनियम, ये बोथ लिस्टेड है इंडिया के, रिसेंटली रिलीज किया गया था क्रिटिकल मिनरल लिस्ट, जिसकी लिस्ट जिसका न्यूज़ मैंने लास्ट पार्ट में भी कवर किया था, बट आप हो सके तो ज़रूर इसको डिटेल में देखना, क्रिटिकल मिनरल लिस्ट क्या होती है। तो इंडिया अनविल्स क्रिटिकल मिनरल लिस्ट टू बूस्ट द क्लीन एनर्जी एंड कट इम्पोर्ट्स, मतलब कि जो ऐसे इसमें मिनरल्स आएंगे कि जो हम मोस्टली जो ई व्हीकल्स बनाने में हो, या फिर जहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेस पे हम टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसका यूज़ हम बढ़ाने वाले हैं। तो ज़रूर देख लेना क्रिटिकल मिनरल्स, जिसमें ऑलमोस्ट 30 मिनरल्स आते हैं, इंक्लूडिंग 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड 6 प्लैटिनियम ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं। सो इनकी लिस्ट में से कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिथियम है, कोबाल्ट है, जिसका इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन था, जो कॉन्गो में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। देन आफ्टर दैट निकेल है, वैनेडियम है, और इनके यूज़ भी आप सामने देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द, देखो रिचार्जेबल बैटरी, स्टेनलेस स्टील है ना, या रिचार्जेबल बैटरीज में देखो काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, मतलब वही कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, यस, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, इंक्लूडिंग लिथियम ऑल्सो। नाउ बाकी भी यहाँ पे दिए कि क्रिटिकल मिनरल्स इंडियाज नेट इंपोर्ट रिलायंस, मतलब 100% हम लिथियम के इंपोर्ट पे अभी तक डिपेंड थे, जिसमें वन ऑफ द हमारे लिए जो जहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे थे, वन ऑफ द दैट इज चाइना इज ऑल्सो देयर। कोबाल्ट में भी आप देख सकते हो, या निकेल, वैनेडियम है, तो ये कुछ हमारी डिपेंडेंसी आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा हम डिपेंड है कुछ अदर कंट्रीज पे, तो इसलिए इंडिया चाहता है कि इसको बूस्ट करे, इस क्रिटिकल एलिमेंट्स को। एनीवेज, नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट चीता। रिसेंटली आपने देखा होगा कि रेडियो कॉलर इन्फेक्शन कुछ हुआ था, और इससे कुनो के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हमने चीता री इंट्रोडक्शन किया था, तो उनके डेथ देखे गए, कुछ 8 चीतास की डेथ हुई थी रिसेंटली, और ये इस वजह से हुई थी क्योंकि यहाँ पे इनके गले में आप देखोगे तो ये इस प्रकार के कुछ रेडियो कॉलर बोन्स होता है, और इससे इनके वुंड्स वगैरह क्रिएट हुए, और इससे बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन हुआ, और इससे इनकी डेथ देखी गई है। सो दिस नेक वुंड्स एंड सेप्टिका सेमिया एंड इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड बाय बैक्टीरिया, तो इस के बारे में कहीं ना कहीं कंसर्न रेज किया जा रहा है कि इतने सारे हमने बहुत बड़ी मुश्किल के बाद में हम इंट्रोड्यूस कर पाए थे चीता, और इनकी अगर डेथ हो रही है तो इस पर हमें नोटिस करना चाहिए। जो 2022 में हमने कुछ चीता लेके आ गए थे हम, और
आप जानते हो कि एशियाटिक चीता इंडिया में 1950s में ही लॉस्ट हो गए थे। उसके बाद हमने 60-70s के बाद काफ़ी कोशिश की, बट ड्यू टू लॉट ऑफ परमिशन रिलेटेड एस्पेक्ट की वजह से उसको लेट हुआ था। और देखो 20 रेडियो कॉलर चीतास इंडिया में हम लेके आ गए, जो कि साउथ अफ्रीका से कुछ 12 लेके आए थे और 8 नामीबिया से लेके आए थे कुनो में जो कि एमपी में आप देख पा रहे हो यहाँ पे, दिस इज कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो अब रिसेंटली वही देखा हमने, दिस 8 चीता हैव डाइड इन कुनो ड्यू टू सम नेचुरल कॉजेस। अभी इसको नेचुरल कॉज ही कहा जा रहा है। तो इवन ऐसा देखा गया कि ये थोड़े ड्राई कंडीशंस में, अफ्रीका के ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, और अभी मानसून भी ज़्यादा हीट हो रहा है या फिर मानसून अनएक्सपेक्टेडली हमारे इंडिया में बिहेव कर रहा है, तो वो भी ह्यूमिड क्लाइमेट में भी वो प्रॉपर सस्टेन नहीं कर पा रहे और उनकी बिहेवियरल चेंजेस या मतलब वो क्लाइमेट से एडाप्शन जो है तो वो नहीं दिख पा रहा है और उससे भी उनके डेथ बढ़ रहे हैं। सो देख लेना ज़रूर चीता क्या है। एशियाटिक चीता, वर्ल्ड में 2 प्रकार के चीता आते हैं, एशियाटिक चीता एंड एक दूसरा आता है अफ्रीकन चीता, राइट। तो हमने जो लेके आया है दैट इज अफ्रीकन चीता, तो इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन और चेकआउट करना। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन ग्लोबल ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट। द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का एक कुछ रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया है कि कुछ 4.1 मिलियन हेक्टर ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा आता है। वहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया है इन्होंने फुटबॉल के कुछ ग्राउंड से। बट एनीवेज इतने डिटेल में जाने से सही होगा कि आप जैसे एनालिसिस कर लो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लॉस्ट हो रहा है क्या, 30 to 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। सो प्राइमरी फॉरेस्ट यहाँ पे लॉस्ट हुआ है। प्राइमरी मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होता है, डेंस कवरेज फॉरेस्ट होता है, जो अगेन रीजनरेट होना या रिजुविनेट करना, इसको रीफॉरेस्टेशन के अंडर लेके आना, तो ये बहुत मुश्किल होता है अगर ये लॉस्ट हो जाए तो इसलिए याद रखना प्राइमरी फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, डेंस कवरेज ऑफ नेटिव ट्री स्पीसीज, मिनिमल ह्यूमन इंटरफेरेंस, जहाँ पे होता है अनडिस्टर्बेड इकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। जैसे कि अमेजॉन फॉरेस्ट है, उसका मेन डेंस फॉरेस्ट, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉरेस्ट, और ये लॉस होना कभी भी अच्छा नहीं होता है। सो जो हमारे बेनिफिट्स अगर देखें प्राइमरी फॉरेस्ट के, तो स्टोर मोर कार्बन एंड सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ दिस फॉरेस्ट, मतलब पूरे वर्ल्ड के अगर देखेंगे तो उसमें 34% वही आता है। एंड देयर लॉस इज नियरली इरिवर्सिबल, जो मैंने अभी बताया कि इनका लॉस लगभग इरिवर्सिबल है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस ब्राज़ील, कोलंबिया है ना, तो यहाँ पे ये जो डार्क ग्रीन कलर में शो किया है दैट इज काइंड ऑफ प्राइमरी फॉरेस्ट, ओके, ठीक है। देन आफ्टर दैट फॉरेस्ट रिलेटेड जो हमने देखा फेल टू रिस्टोर देखा गया, मतलब इसमें ओवरऑल जो इस रिपोर्ट के आउटकम्स देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं फेल दिख रहे हैं कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करने में वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक, ये भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है। उसके बाद रिस्टोरिंग 350 मिलियन हेक्टर्स जो हमने बॉर्न चैलेंज एक रखा था, तो वो भी कहीं ना कहीं अभी उतना अचीव नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मतलब इसमें और स्टेप्स इंडिया को हो या वर्ल्ड को हो तो डेफिनेटली लेने पड़ेगी। इवन इंडिया में भी आप देखो तो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में हमने ऑलमोस्ट 1987 से हम एक्सपेक्ट करें कि 33% फॉरेस्ट हम अचीव करेंगे, बट अभी तक हमारा उतना हुआ नहीं, 24.62% ही हमारा अभी तक फॉरेस्ट कवर अचीव्ड है। तो इसमें हम कहीं ना कहीं लैग ही कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो कि इंडिया को भी बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रोग्राम्स रन करने होंगे। जैसे हमारे नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम आता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, इवन एनएपीसीसी के अंडर, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर ग्रीन इंडिया मिशन आता है, जिसके थ्रू हम कहीं ना कहीं अफॉरेस्टेशन करने की कोशिश करें। इवन रेड इनिशिएटिव में भी हम पार्टिसिपेंट है। एंड आफ्टर दैट जैसे इंडिया का भी ग्रीन इंडिया मिशन जो हमने अभी डिस्कस किया, रेड होगा, या अदर इनिशिएटिव्स है जो अलग अलग लेवल पे हम कोशिश करें कि इसको इंक्रीज करें। बाकी कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज आप जानते हो कि एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आता है, सेकंड आता है अरुणाचल प्रदेश, एंड परसेंटेज वाइज जाओगे तो फिर मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, एंड उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मतलब सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देख सकते हो। एंड बाकी हमने परसेंटेज देखा बाय 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 24.62% इज अवर फॉरेस्ट पार्ट। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, जो रिसेंटली एक्सरसाइज हुआ था, तो वो किन 2 कंट्री के बीच में हुआ था, सो दैट इज इंडिया एंड मंगोलिया। उलान बतर
में ये कंडक्ट किया गया था। और उलान बतर कहाँ पे आता है? मंगोलिया का कैपिटल है, जो मंगोलिया की जो रशिया एंड चाइना के बीच में आता है, और उनका कैपिटल है उलान बतर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ था। तो हर साल ये एक्सरसाइज होती है डिफरेंट। तो इसमें लोकेशन मुझे लगता है मंगोलिया थोड़ा सा जोग्राफिकल एस्पेक्ट से भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट है लंबिनी आर्ट। G20 meets a Guinness efforts to shine the light of कर्नाटका's लंबिनी आर्ट। ओके, लंबिनी आर्ट ये देख सकते हो कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है फॉर लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबिनी आर्ट आइटम्स। इस प्रकार का देखो, इस लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबिनी आर्ट्स आइटम जो है, तो उनके लिए ये अवार्ड मिला है। तो देख लेना ये कहाँ का आर्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ लंबिनी वुमेन आर्टिशियंस एसोसिएटेड विद द संदूर कुशला कला केंद्र है ना, इन्होंने ये करके दिखाया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको मिला है। तो बस लंबिनी आर्ट जो है, तो एक लंबिनी एक एक्चुअली कम्युनिटी है ना, उनके विमेज जो होती है, या मोस्टली दिस इज नोन एज बंजारा कम्युनिटी इन कर्नाटका। ठीक है, तो इनके द्वारा ये ट्रेडिशनली हैंडीक्राफ्ट्स या हैंड वुवन लंबिनी आर्ट क्रिएट किया जाता है, राइट। तो इसको देख लो, इसके कलरफुल थ्रेड्स, मिरर वर्क होगा या रिच एरे स्टिचेस होते हैं पैटर्न, तो इसका एक यूनिकनेस है। ठीक है, तो इसको देख लेना। इट इज़ प्रैक्टिस इन द सेवरल विलेजेस लाइक ऑफ कर्नाटका, लाइक संदूर है, केरी तांडा नाम से रीजन आता है। तो ऐसे अलग अलग कुछ रीजन्स में ये स्किलफुल स्टिचिंग की जाती है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम रेनफॉल, जो अभी हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में हुआ था, एंड सभी जानते हैं कि वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस बार बहुत ही अनयूजुअल देखे गए हैं। और ड्यू टू दैट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अरेबियन सी दैट इज मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो मॉइस्चर है वो हिमालय की तरफ पुश किया गया। एंड उस वजह से क्या हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस हुए हिमालय के आसपास या नदर्न रिवर्स के आसपास। तो इसलिए यहाँ पे लगभग देखो, इंडिया हैज रिसीव 26% मोर रेनफॉल इन ओनली इन जुलाई। मतलब जब मानसून का अर्ली पीरियड है तभी हमने 26% मोर रेनफॉल देखा गया है। जैसे कि हिमाचल, हरियाणा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स भी हुए, फ्लड सिचुएशंस भी क्रिएट हुए। एंड IMD ने भी यहाँ पे कहा है कि एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इवेंट इज वन इन विच मोर देन 205 mm ऑफ रेनफॉल हैपन्स एट एनी प्लेस विद इन अ 24 आवर। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इसको कहते हैं। जैसे क्लाउड बस्ट हम कहते हैं कि 100 mm रेनफॉल अगर एक घंटे में हो जाता है मिनिमम 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, तो उसको हम क्लाउड बस्ट कहते हैं। बट इन्होंने IMD ने और एक यहाँ पे कंसेप्ट देखो, अभी थोड़ा करंट में आ चुकी है, दैट इज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल। मतलब क्या होता है? तो मोर देन 205 mm रेनफॉल हैपन्स एट एनी प्लेस विद इन 24 आवर। मतलब एक दिन में, है ना, वन डे या 24 आवर में 205 mm से ज़्यादा अगर रेनफॉल होता है तो हम इसको कहते हैं एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल इवेंट। ओके, तो इसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं याद रखो। और इस बार वो हुआ है अराउंड जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिमी चक्रवात की वजह से, राइट। और इस अनयूजुअल रेनफॉल के रीजंस और भी कुछ है, जैसे वार्मिंग ऑफ अरेबियन सी इंक्रीज हो चुका है, इंट्रैक्शन बिटवीन मानसून विंड्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो मैंने अभी बताया कि मानसून भी हिट हो रहा है इसी पीरियड में और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, तो दोनों का एक्सट्रीम रेनफॉल देखा जा रहा है। एंड वार्मिंग ऑफ द अटलांटिक ओशन भी कहीं ना कहीं एक रिलेशन यहाँ पे देखा जा रहा है। अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन भी होगा, अनइक्वल वार्मिंग ऑफ हिमालय भी है, क्योंकि हिमालय जितना वार्म होगा उतने ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो गए, तो रिवर्स में और भी फ्लडिंग इंक्रीज होगा। क्लाइमेट चेंज भी आप देख रहे हो कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है अटलांटिक मेनहेडन, हाउ अ टाइनी फिश दैट फ्यूल्स एन अटलांटिक इकोसिस्टम इज एट द सेंटर ऑफ इंडस्ट्री डिबेट समथिंग. So recently researchers have found that lowest reproductive number of the local population of the raptor fish eating bird since the last 50 years, ऐसा कुछ आया था. तो the study mentioned that long term decline in breeding success due to the bay wide depletion of the bird's favorite food Atlantic menhaden. तो वो बर्ड जो होता है कि जो जैसे सी ईगल्स वगैरह होते हैं ना, तो उसी प्रकार से कुछ ये अटलांटिक मेनहेडन है, तो उनका भी नंबर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कम होते जा रहा है. तो एक्चुअली ये फिश है, इसका नंबर कम होने की वजह से इसको जो कंज्यूम करने वाले डिफरेंट बर्ड्स है, एवियन स्पीसीज है, उनके भी नंबर कम देखे गए हैं. तो अटलांटिक मेनहेडन एक स्पीसीज इन द न्यूज़ है, तो मुझे लगता है इसको देख लो कि सिल्वर होती है थोड़ी कलर में, और बाकी इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेवोट्रिया टाइनस, ऐसे भी नाम से जाना जाता है. मोस्टली अटलांटिक में ज़्यादातर मिलता है. ठीक है, और एक मतलब ओवरऑल द बेस ऑफ
इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम का एक बेस है और जिस पे ये अदर स्पीसीज आप देख सकते हो कुछ डिपेंड आती है. एनीवेज, नेक्स्ट इज द समर्थ, जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलेटेड स्कीम है. द एम्पावर कमिटी फॉर स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर. जैसे आप सभी जानते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऐसा सेक्टर है कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है इंडिया में. एंड रिसेंटली दिस 43 implementing partner impelled under the Samarth additional training targets of 75,000 beneficiaries. ऐसा कुछ आया था. तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर ये स्कीम आती है. वैसे तो पुरानी स्कीम है बट अभी न्यूज़ में है तो मुझे लगता है हमें देखना चाहिए. या टेक्सटाइल रिलेटेड अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आता है, यू शुड मेंशन दिस समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर अंडर द स्किल इंडिया मिशन. मतलब स्किल डेवलपमेंट करेंगे सो दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री और भी आगे बढ़ सकती है. तो इसमें इंसेंटिवाइज सप्लीमेंट हो गए डिफरेंट एफर्ट्स, या फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा डिफरेंट जो बेनिफिशियरीज हैं उनको. देन राइजिंग वाटर लेवल्स इन यमुना रिवर. रिसेंटली देखा गया था कि अभी तक 60 ईयर्स का सबसे ज़्यादा लेवल अगर यमुना में देखे तो वो लास्ट 60 साल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल यमुना का देखा गया है सिंस 1963. सो अब ये वही अभी हमने जो न्यूज़ देखी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो या फिर ओवरऑल इंक्रीज इन द मानसून, या इस बार बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हुआ है नॉर्थ इंडिया में और इसीलिए कहीं ना कहीं इस रिवर्स में वाटर बढ़ चुका है. और दूसरा एक था कि हाथीकुंड बराज जो है हरियाणा में इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ द यमुना इनटू दिल्ली. एंड यही हाथीकुंड बराज जो है हरियाणा में, तो वहाँ पे रिलीज़ किया गया था रिसेंटली जो उस डैम का वाटर है, क्योंकि वो काइंड ऑफ लेवल पे फील हो गया था तो इसलिए रिलीज़ किया गया. तो ये कहीं ना कहीं लेवल बढ़ते हुए यहाँ पे दिखा है. एनीवेज, बट यमुना मुझे लगता है अभी न्यूज़ में तो थोड़ा जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से देखो कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है. तो यमुनोत्री ग्लेशियर, मिडिल हिमालय, उत्तराखंड, गढ़वाल, कुमाऊँ गढ़वाल के आसपास, और यहाँ पे बंदरपुंज नाम से ग्लेशियर आता है. यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुंज पिक के पास, वहाँ से ओरिजिनेट करती. फिर उत्तराखंड, हिमाचल सेकंड, तीसरा हरियाणा यूपी के बॉर्डर, फिर दिल्ली से एक फ्लो होती है और उसके बाद ये फिर से यूपी में कंटिन्यू करके आगरा से आगे आके फिर मिलती है प्रयागराज के पास गंगा, यमुना एंड सरस्वती. मतलब त्रिवेणी संगम यहाँ पे होता है. तो इंपॉर्टेंट डैम इस रिवर पे जो भी है वो अच्छे से देख लो. लखवर व्यासी डैम उत्तराखंड में आता है. ताजेवाला बराज डैम हरियाणा का है. एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में देखोगे तो फिर चंबल, सिंधा, बेटवा केन. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना जो कि विंध्य के नॉर्थ से लगभग निकलती है. मैक्सिमम इसमें से विंध्य के नॉर्थ से निकलती है. देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू यमुना रिवर इज यमुना एक्शन प्लान है. और बाकी तो नमामि गंगा मिशन में गंगा के ट्रिब्यूटरीज को भी हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं. तो चाहे यमुना एक्शन प्लान हो या फिर और एक जैसे नमामि गंगा मिशन, इस दोनों के अंडर हम इनको कंजर्व कर रहे हैं. ठीक है, तो जो भी स्टेट्स है वो अच्छे से देखना. यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल ऑल्सो, हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, एंड यूटी, दिल्ली. तो यहाँ से ये यमुना रिवर फ्लो होती है. तो विच स्टेट, ये कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए. रिसेंटली देखो सियाचिन ग्लेशियर का फर्स्ट GSI सर्वे ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर हुआ था. और दिस 9J9842 इज द नोन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट फीवर नोन अबाउट द 5Q13105084 ऐसे कुछ यहाँ पे कोडिंग किया गया है. दिस नंबर असाइन टू सियाचिन ग्लेशियर बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन द 2 कंट्रीज सिंस 1984. सो इट इज़ लास्ट म्यूचुअली डिमार्केटेड जो है NJ9842 ऐसे एक रीजन आता है. हम आगे मैप में और देखेंगे. तो बेसिकली सियाचिन ये ऑब्वियसली इंडिया का पार्ट है जो LOC के काफ़ी क्लोज आता है, और थोड़ा LOC LAC के बिटवीन हम हल्का सा एक पार्ट देख सकते हैं लद्दाख के नॉर्थ में, जहाँ से अगर लेह से हमें सियाचिन जाना है तो वी कैन यूज़ द खारदुंगला पास, वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं. एंड ये हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑफ द एंटायर हिमालय हम बोल सकते हैं, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड. रिसेंटली इसको टूरिज्म के लिए भी ओपन किया गया था. तो सियाचिन ग्लेशियर इज डेफिनेटली द पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ गलवान वैली ऑल्सो. ये यूपीएससी का क्वेश्चन था कि गलवान वैली के नॉर्थ में आता है कि यस इट इज़ ट्रू. गलवान, नुब्रा, शोक रिवर इनके नॉर्थ में है. तो सियाचिन ये लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है पूरे हिमालय सिस्टम का. तो देख लेना ये NJ9842.
देन चक्सम वैली नाम से एक रीजन आता है जो एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963, जो 1963 के वॉर में उन्होंने इस सियाचिन का कुछ नॉर्थ पार्ट जो है तो वो चाइना को दिया था, है ना। तो ये 1962 के वॉर के टाइम की बात है, वो आप ज़रूर देख लें इसको। उसके बाद ये सियाचिन का ग्लेशियर है, उसके पास से आता है साल्तोरो रीज नाम से एक रीजन है, और यहीं से शोक नुब्रा दिख रहे हो आप, तो शोक नुब्रा रिवर्स निकलता है, और यहीं पे कुछ नुब्रा या गलवान वैलीज है, उसके नॉर्थ में ये सियाचिन आता है। देन ये साल्तोरो हाइट्स वगैरह रीजन बाद में आप नोट्स में चेक कर लेना। एंड बाकी ऑपरेशन मेघदूत, तो द एंटायर सियाचिन विथ ऑल मेजर पासेस हैज़ बीन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सिंस 1984। यस, ऑपरेशन मेघदूत जरूर देखना, जिसमें हमने सियाचिन को प्रोटेक्ट किया था या फिर सियाचिन को कंजर्व किया था। ओवरऑल ये सियाचिन जो है, या ओवरऑल मतलब काराकोरम समटाइम्स कॉल्ड द थर्ड पोल ऑल्सो, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है, याद रखना, मतलब दिस इज काराकोरम। ओके, काराकोरम में आता है सियाचिन ग्लेशियर। ओके, देन आफ्टर दैट इट इज सियाचिन ग्लेशियर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑल्सो। ओके, नुब्रा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन। बाकी इसके डिफरेंट आर्टिकल्स है, वो मैं आपको नोट्स के साथ अटैच कर दूंगा, आप ज़रूर उसको देख लेना। देन आफ्टर दैट 2023 IMO ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी। तो रिसेंटली मैरिटाइम कंट्रीज अपग्रेडेड दिस ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी, emission strategy to reach net zero by around 2050। यूनाइटेड नेशन मतलब IMO ने अपना बताया है कि यहाँ पे हम नेट ज़ीरो 2050 तक अचीव करेंगे, जो रिसेंटली IMO का मीटिंग हुआ था लंदन में, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। सो उसी रिलेटेड कुछ ग्रीन हाउस गैस स्ट्रैटेजी उन्होंने मेंशन किए। रिड्यूस सी फ्राइट रिलेटेड कार्बन इमिशन, जो सी से डिफरेंट नेविगेशन वगैरह होता है, तो बाय 40% बाय 2030 एंड 70% बाय 2050 कंपेयर टू 2008 लेवल्स। टू रिड्यूस द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड इन द शिप्स, ये भी कुछ यहाँ पे दिया है। तो ऐसे अलग अलग इन्होंने टारगेट्स कुछ रखे फॉर शिप्स होगा, शिपिंग सेक्टर्स हो गए, टेक्नोलॉजी, तो ये नेट ज़ीरो तक कैसे जाएंगे वो उन्होंने कहीं पे मेंशन किया है। बाकी नेट ज़ीरो वगैरह तो इंडिया ने पंचामृत टारगेट्स में मेंशन किया है, अपना टारगेट है 2070 तक हम नेट ज़ीरो करके दिखाएंगे। देन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, उसको ज़रूर याद रखें, जिसका हेडक्वार्टर आता है लंदन, यूके में। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज। जैसे आपने सभी सुना होगा कि अर्बन हीट आइलैंड तो होता है, मतलब अर्बन एरियाज़ में टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिव टू डाउनटाउन एरियाज से थोड़ा टेम्परेचर डाउनटाउन एरियाज़ में है। कंट्री साइड से मतलब गांव के आसपास के प्रदेश या लेस डेवलप एरिया से कंपैरिजन में देखो तो जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है जहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है, मतलब बड़े बिल्डिंग्स वगैरह हैं, कंजेशन हो चुका है, तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखता है। तो वो तो था ही अभी तक, बट अभी एक देखा गया कि जो अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट बेसमेंट पार्किंग्स होते हैं, सबवेज होते हैं, या रेलवे अंडरग्राउंड रेलवेज होती है। जैसे अभी आप लंदन में देखोगे तो अंडरग्राउंड काफ़ी बड़े टनल्स का कनेक्शन है, मेट्रो वगैरह कनेक्शंस है, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा दिखा गया है। सब सरफेस हीट आइलैंड ऐसा कहा गया है इसको। जैसे अर्बन हीट आइलैंड हम अभी कंसेप्ट देख रहे थे, वैसे ही सब सरफेस हीट आइलैंड, इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चन बन सकता है अंडरग्राउंड क्लाइमेट चेंज पे। तो ये मोस्टली सिटी से रिलेटेड कहा गया है कि ऐसे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है उसके अंदर जो डिफरेंट टनल्स वगैरह होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा दिखा गया है, जो कि 0.1 to 2.5 डिग्री सेल्सियस का कुछ फ़र्क उन्होंने बताया है यहाँ पे। एंड थ्रेट इसमें यह है कि साइलेंट हजार्ड है ये, एज नो एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिजाइन टू विस्टैंड विद दिस डिफरेंट चेंजेस। तो ओवर द टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ दिस हीट कैन लीड टू एन इंक्रीज इन सब सर्फेस टेम्परेचर ऑल्सो, मतलब ऊपर का भी टेम्परेचर कहीं ना कहीं चेंज होगा, इस वजह से ऐसा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो इसमें डिफरेंट बिल्डिंग्स है तो उनमें क्रैक जा सकते हैं, इंस्टेबिलिटी आ सकती है, एंड इवन ये अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसको भी वार्म कर सकता है, उसके भी रिसोर्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, हेल्थ एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसको हम कई अपॉर्चुनिटी में बोल के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि इसका हम यूज़ जियोथर्मल एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं। तो यही हीट हम कैप्चर करके या जियोथर्मल एनर्जी में कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे अच्छा जा सकता है, बट हमें इसका कंसर्न डेफिनेटली देखना होगा जो करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है इंडिया लिफ्टेड 415 मिलियन पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी, सो इंडिया लिफ्टेड 415 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन
15 ईयर्स। सो नीति आयोग का भी रिपोर्ट रिसेंटली एक रिलीज हुआ जिसमें क्लेम किया उन्होंने डिक्रीज इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सो ये ग्लोबल भी जो लॉन्च हुआ है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वो लॉन्च किया है यूएनडीपी एंड ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने। इंडिया का जो लॉन्च किया जाता है वो नीति आयोग के द्वारा, इस नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हम दोनों भी देखेंगे क्या है। तो पहले आप वर्ल्ड का देखो, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो यूएनडीपी एंड ओपीएचआई मिलके लॉन्च करता है। सो अब देखता है दिस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स measures interlinked deprivation in health, education, standard of living that is directly affect the person's life and well-being. So India has registered 9.89 percentage points in the number of multidimensional poverty, जो हमारी कुछ कम होते हुए दिख रही है। जो आप बिहार में भी देखो, झारखंड में देखो या यूपी में देख सकते हो, तो हर जगह पे कहीं ना कहीं हमारे इम्प्रूवमेंट देखी गई है। सो दैट इज़ गुड थिंग। और इसमें इंडिकेटर्स मुझे लगता है थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो पहला इंडिकेटर है हेल्थ, जिसमें न्यूट्रिशन, चाइल्ड मॉर्टेलिटी देखी जाती है। दूसरा इंडिकेटर है एजुकेशन, जिसमें ईयर इन स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस होगी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, हेड काउंट रेशो। देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब देखो पहला है हेल्थ, फिर एजुकेशन एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जिसमें कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट्स, तो ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स इसमें होते हैं। तो टोटल कुछ 12 के आसपास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो वो ज़रूर देख लेना। बट मेन तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये आपको याद रखना है। सो ग्लोबली 1.1 बिलियन, 18% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आर एक्यूटली मल्टी डायमेंशनल पुअर एंड लिव इन एक्यूट सिचुएशंस। ओके, तो देख लेना। तो ग्लोबली 18% के आसपास कुछ पॉपुलेशन है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, एक्यूटली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंडर है। एंड दिस 2 regions आर होम टू अप्रोक्सीमेटली 5 आउट ऑफ एवरी 6 पुअर पीपल। ओके, जैसे सब सहारा के कुछ, साउथ एशिया के कुछ रीजन्स है, तो वहाँ पे ज़्यादा दिखी गई है। पॉवर्टी रेट अमॉन्ग द चिल्ड्रंस जो सबसे ज़्यादा दिखा है, और वो है 27% के आसपास कुछ आता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेना ज़रूर कि इसमें मतलब रोल ऑफ इंडिया क्या है, या इंडिया का कैसे रोल रहा है, डिफरेंट एफर्ट्स रहे हैं, या फिर इंडिया का भी आप नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देख सकते हो जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया था, क्लेमिंग दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैव कम आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एंड देख सकते हैं यूपी रजिस्टर्ड दी हाईएस्ट डिक्लाइन, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भी था और एकदम हाईएस्ट डिक्लाइन भी उन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट करके शो किया, फॉलोड बाय बिहार। मतलब यूपी सबसे टॉप में, फिर बिहार है और फिर एमपी। इन्होंने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट शो की है रिस्पेक्टिवली। सो ये जो रिपोर्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बेस्ट है लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 19 to 21 के बीच में लॉन्च किया गया था, उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट निकाला गया। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टडीज बेस्ड ऑन द पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें 3 कैटेगरी वो सेम है, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 इंडिकेटर्स कुछ हैं, और वो लगभग आपके सामने आप देख सकते हो कि वही सेम थे जो न्यूट्रिशन, चाइल्ड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ है, ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो ये सारे इसमें देखोगे तो हमने कहीं ना कहीं अच्छी इंप्रूवमेंट शो की है। तो दिस इज़ द एंटायर चार्ट, जिसको आप बाद में आराम से थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और इसमें इंडिया की कौन सी स्कीम्स है कि जो इन वेलबींग के लिए, या ये जो नंबर है डिप्रेवेशन का, तो इसको रिड्यूस करने में मदद हो चुकी है। तो NRLM भी हम ले सकते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, MG नरेगा है, PM आवास योजना होगा ग्रामीण, ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जिससे कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कम होने में हमें मदद हुई है। ओके, ये आप लास्ट जैसे कि कुछ मेंस का क्वेश्चन आता है तो उसके लास्ट में आप ये मेंशन डेफिनेटली कर सकते हो कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव विच बेनिफिट्स टू रिडक्शन इन दिस पर्टिकुलरली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देन आफ्टर दैट ओशन कलर हम थोड़ा बाद में देखते हैं। उसके बाद आते हैं कास्ट प्लाटू, जो रिसेंटली यहाँ पे कुछ एक स्टडी कंडक्ट किया गया था अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द नेशनल सेंटर फॉर द अर्थ साइंस, जिसमें कुछ क्लाइमेट चेंज हल्का सा देखा गया है यहाँ पे। और वो कास्ट प्लाटू मुझे लगता है कहाँ आता है वो थोड़ा देख लो, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ महाराष्ट्र कहते हैं, और ये आता है वेस्टर्न घाट में कास्ट पठार द प्लाटू ऑफ द फ्लावर्स कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक
कासा नाम से कुछ ट्री मिलते हैं, तो उनके वजह से इसको नाम दिया है कास प्लाटू। और ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है पूरा वेस्टर्न घाट, और उसमें ये कास प्लाटू दिखेगा आपको, जहाँ पे ठोसेगर वाटरफॉल वगैरह भी फेमस है, एंड कुछ सज्जनगढ़ नाम से फोर्ट भी इस प्लाटू के आसपास आता है। तो बेसिकली ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है, और वेस्टर्न घाट में महाराष्ट्र के थोड़ा साउथ की तरफ यहाँ पे सातारा डिस्ट्रिक्ट जो आता है वहाँ पे ये कास प्लाटू आता है। तो लोकेशन मुझे लगता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक वेस्टर्न घाट से रिलेटेड एक न्यूज़ थी कि जिसमें वेस्टर्न घाट लॉस्ट 5% ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में बस 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, जिसमें हिमालय आता है सेकंड, इंडो बर्मा मतलब पूर्वांचल आता है, वेस्टर्न घाट तीसरा है, एंड सुंदरलैंड जिसमें निकोबार आता है। तो वन ऑफ द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरा वेस्टर्न घाट है, जिसको कंजर्व करने के लिए गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, ऐसे कुछ कमिटीज़ थे जिन्होंने वेस्टर्न घाट को कंजर्व करने के लिए माइनिंग भी यहाँ पे कम करवाया था, बैन भी करवाया था। बट तभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ 5% ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो बेसिकली यू शुड नो कि ये वेस्टर्न घाट कहाँ है, क्या है। तो ये तापी रिवर से लेके सीधा केरला तक हम ले सकते हैं, कन्याकुमारी तक के पार्ट्स तक इसको हम ले सकते हैं। और कितने स्टेट में आता है ये ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो गुजरात होगा, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरला एंड तमिलनाडु का भी बॉर्डर पार्ट है वेस्ट वाला। तो टोटल 6 स्टेट्स में से ये वेस्टर्न घाट जाती है, जिसमें मेन पार्ट तो सह्याद्री कहा जाएगा, फिर उसके बाद नीलगिरी का सेक्शन उसका थोड़ा एक पार्ट आएगा, फिर अन्नामलाई, कार्डमम, ऐसे कुछ साउथ की तरफ देखोगे केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे अन्नामलाई एंड कार्डमम, ये उसके कुछ अदर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 30% जहाँ पे वर्ल्ड के एशियन एलिफेंट मिलते हैं, वर्ल्ड के 30% एशियन एलिफेंट्स यही मिलते हैं मोस्टली नीलगिरी के आसपास वगैरह। देन 70% ऑफ वर्ल्ड्स टाइगर्स जो है इसी वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना इम्पॉर्टेंट बायोडायवर्सिटी रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंडेमिक स्पीसीज जो सिर्फ यहाँ पे मिलता है, बाकी कहाँ नहीं मिलता है, और वो है नीलगिरी ताहर, लायन टेल मकाऊ। ओके, जो नीलगिरी के आसपास आपको देखने को मिलेगी, नीलगिरी ताहर एंड लायन टेल मकाऊ, विच ओनली फाउंड इन दिस रीजन। सो देख लेना ज़रूर। राइट फ्रॉम गुजरात से लेके यहाँ से तापी के साउथ से शुरू होता है, और लगभग यहाँ पे तमिलनाडु तक, साउथ तक यहाँ पे आपको दिखेगा। जिसका मेन पार्ट ये महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, फिर यहाँ पे कर्नाटक में वेस्टर्न घाट, फिर ये नीलगिरी का सेक्शन जहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट साथ में आता है, फिर यहाँ पे पालघाट गैप से थोड़ा डिसकंटिन्यू होता है, और उसके बाद अन्नामलाई एंड कार्डमम। तो ऐसे कुछ इसके और अदर सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ न्यूज़ को कवर करेंगे, तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जिनको भी अदर अभी मैपिंग सेशन हमारा कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे आप अनअकैडमी ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। एंड देन फॉर प्लस कोर्सेज भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह। तो आप प्लस कोर्सेज के लिए भी सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज़ द कोड सुमित के लाइव फॉर 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो हम जल्द ही तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे, जिसमें जो भी न्यूज़ हमारी बची है तो वो हम कवर करेंगे। थैंक यू।